जय श्री राम। जय जय श्री राम। श्री राम जानकी विवाह पंचमी के अवसर पर इस पवित्र मिथिला धाम में आयोजित इस भव्य समारोह में नेपाल के प्रोविंस संख्या 2 के माननीय गवर्नर श्रीमान रत्नेश्वर लाल कायस्थ जी, नेपाल के पर्यटन, संस्कृति एवं नागरिक उड्डयन मंत्री श्री लाल बाबू राउत जी, जनकपुर के मेयर श्री लाल किशोर शाह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रोविंस संख्या 2 के सभी माननीय मंत्रीगण, सभी नेपाल के सभी माननीय सांसदगण, विधायकगण, इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित नेपाल और भारत से आए हुए हमारे पूज्य संतगण, जानकी मंदिर के उत्तराधिकारी महंत श्री राम रोशन दास जी महाराज, टेरा द्वारा गद्दाचार्य मंगल पीठाधीश्वर श्री माधवाचार्य जी महाराज, मोहन श्री रामकृष्ण जी महाराज, अयोध्या से पधारे महंत सुरेश दास जी महाराज, महंत धर्मदास जी महाराज, रामानंद दास जी महाराज, स्वामी समिदानंद जी महाराज, पवन दास जी महाराज, विश्व मोहन दास जी महाराज, सभी लाए मेरो हार्दिक नमस्कार। मैं आज यहाँ सभी नेपाली दाजु भाई दीदी बहिनीहरूको लागि भारत को यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक बधाई र शुभकामना वाकेर आएको छु। तपाईहरू सबैको माझमा म समस्त भारतवासीको दूतको रूप उपस्थित भएको छु। मां जानकी के इस पवित्र धाम में पहुंच करके मैं आज यहां पर अत्यंत गौरव की अनुभूति कर रहा हूं। दुनिया का कोई ऐसा सनातन हिंदू धर्मावलंबी नहीं होगा जिसके हृदय में जनकपुर धाम और अयोध्या धाम की इस पवित्र तीर्थाटन की अभिलाषा न हो। और मेरा सौभाग्य है कि विवाह पंचमी के इस पावन अवसर पर मुझे विदेहराज राजा जनक की इस धरती जनकपुर आकर माता जानकी के मंदिर में पूजा अर्चना करने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी,
नेपाल सरकार और प्रोविंस संख्या 2 की सरकार तथा नेपाल वासियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही में भारत के नेपाल में राजदूत श्री मनजीत सिंह पुरी जी को भी हृदय से साधुवाद देता हूं कि भारत और नेपाल के सांस्कृतिक संबंधों को जिन नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की उनकी हार्दिक अभिलाषा है और जिस उत्साह के साथ उनके द्वारा यह प्रयास प्रारंभ किया जा रहा है। हमारी सनातन हिंदू धर्म में 7 पुरियां हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मनजीत सिंह पुरी ने अपने आप को एक 8वीं पुरी के रूप में स्थापित कर दिया है, इन सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती करके। मैं सचमुच उनका भी इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं। जनकपुर और अयोध्या के सामाजिक सांस्कृतिक संबंध पौराणिक काल से हैं। भारत और नेपाल के जन जन को राम कथा एक सूत्र से बांधती है। अयोध्या धाम और जनकपुर धाम इस कथा से भिन्न रूप से जुड़े हैं। महाराजा जनक और महाराजा दशरथ के पारिवारिक जुड़ाव से न केवल अयोध्या और जनकपुर आपस में जुड़े, बल्कि भारत और नेपाल भी आपस में गहराई से जुड़े हैं। हमारे संबंध अत्यंत प्राचीन, गहरे तथा हमारी समृद्ध विरासत और एक साझी परंपरा के साक्षी हैं। भारत के लोग नेपाल के साथ अपने अद्वितीय संबंध, साझी विरासत और परंपरा को बहुत मूल्यवान मानते हैं। इसी वर्ष मई माह में भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नेपाल यात्रा पर आए थे। इस दौरान उन्होंने जनकपुर आकर के मां जानकी के मंदिर में दर्शन पूजन भी किया था। यह सर्वविदित है कि धर्म सदियों से सदाचार की प्रेरणा स्रोत रहा है। धार्मिक कथाओं ने जनमानस को सदैव सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सांस्कृतिक विरासत की पहचान ही नहीं, अपितु पूरे विश्व में मानवीय मूल्यों और संबंधों के अत्यंत प्राचीन स्रोत और आदर्श भी हैं। यही कारण है इस क्षेत्र से निकली मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथा इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका और दुनिया के अनेक देशों में अत्यंत लोकप्रिय हुई है, क्योंकि भगवान श्री राम ने अपने जीवन में विषम परिस्थितियों एवं कठिनाइयों का सामना करते हुए भी मर्यादा को स्थापित करने का सफल प्रयास किया, जिससे प्रत्येक व्यक्ति प्रेरणा ग्रहण करता है। उनके जीवन दर्शन में हम सभी आज भी अपनी प्रत्येक समस्या का उचित समाधान प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने ठीक ही कहा था कि मां जानकी के बगैर भगवान श्री राम की कल्पना भी संभव नहीं। यह हम सबकी विरासत हमें बताती है। यह सच है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम परब्रह्म परमात्मा के साक्षात स्वरूप हैं, लेकिन उनकी वास्तविक शक्ति आदि शक्ति मां भगवती जानकी है। जानकी के बगैर राम की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और इसलिए हमारे पूज्य संतगण जब आपस में अभिवादन के लिए मिलते हैं तो
तो जय सिया राम ही कहते हैं। यानी सीता के बगैर राम नहीं है, राधा के बगैर कृष्ण नहीं है। और भगवान शिव तो स्वयं इस बात को कहते हैं कि अगर मेरी शक्ति मेरे साथ न हो तो शिव तो समतुल्य है। ये सनातन हिंदू धर्म की परंपरा है, मातृशक्ति के प्रति यह भाव। और जब मैं अभी यहां पर मंच पर था, मैंने देखा कि नेपाल ने इस बात को बहुत अच्छे ढंग से उतारा है। हमारे भारत के माननीय राजदूत यहां मंच पर मुझे परिचय करा रहे थे कि नेपाल में किस रूप में मातृशक्ति को सम्मान दिया है। अगर मेयर पुरुष है तो डिप्टी मेयर महिला जरूर होगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री लाल बाबू राउत जी इस बात को बता रहे थे कि जैसे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इस अभियान के साथ मातृशक्ति के संरक्षण के लिए, उनके सम्मान के लिए, नारी गरिमा को ध्यान में रख करके जो अभियान भारत के अंदर चलाया, नेपाल में भी महिलाओं को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए 50% से अधिक प्रोत्साहन देने की कार्रवाई नेपाल के अंदर चल रही है। और सचमुच ये भारत की उस परंपरा, नेपाल की उस परंपरा, सनातन हिंदू धर्म की उस परंपरा को आगे बढ़ाने की बात है, जिसे हम कभी सीता राम के रूप में, कभी राधा कृष्ण के रूप में, कभी शिव और पार्वती के रूप में इसको मान्यता देते आ रहे हैं। और उस परंपरा को आगे बढ़ाने के रूप में आज जनकपुर धाम का दर्शन करने का सौभाग्य विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर मुझे प्राप्त हुआ। जनकपुर धाम तो कितनी समृद्ध विरासत के हम सब प्रतीक हैं। जनकपुर वासियों, अपनी इस परंपरा पर गौरव की अनुभूति करिए। हजार वर्षों की विरासत के आप उत्तराधिकारी हैं। जब दुनिया में कहीं ज्ञान नहीं था, कहीं प्रकाश नहीं था, दुनिया अंधकार में जी रही थी, तब आपका ये जनकपुर धाम ज्ञान की एक समृद्ध परंपरा के रूप में दुनिया के दार्शनिकों के लिए, तत्व ज्ञानियों के लिए शास्त्रार्थ के एक भूमि के रूप में अपनी इस पहचान को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रही थी। और विदेहराज जनक की सभा उसकी प्रतीक हुआ करती थी। और मैं अभिनंदन करूंगा यहां के माननीय मुख्यमंत्री श्री लाल बाबू राउत जी को कि जिन्होंने उस समृद्ध परंपरा को एक नई ऊंचाई देने का संकल्प लिया है। और विवाह पंचमी का ये भव्य आयोजन उसका एक प्रतीक है। हमें अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। ये गौरव की अनुभूति करने के लिए ही आज यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में हमारे धर्माचार्यगण, संतगण उपस्थित हुए हैं। पूरे नेपाल से लेकर के हिमालय की उच्च उतंग शिखरों से लेकर के और भारत में समुद्र तट तक पहुंचे हुए इन संतों ने आज राम जानकी विवाह के इस कार्यक्रम में स्वयं साक्षी बनकर के त्रेता युग की याद को एक बार साकार किया है। और मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं कि वास्तव में हजारों वर्षों की परंपरा को किस भाव और भावना के साथ राम जानकी मंदिर के श्री महंत जी के उत्तराधिकारी श्री महंत राम रोशन दास जी महाराज ने, यहाँ की सरकार, यहाँ के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संगठनों के साथ मिलकर के जो भव्य रूप दिया है, जो नई ऊंचाइयां दी हैं, यह अभिनंदनीय है। मैं सचमुच इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। जनकपुर धाम जो मैंने आपको पहले भी बताया, अपने ज्ञान के लिए, अपने दर्शन के लिए, अपने तत्व ज्ञान के लिए पूरी दुनिया के अंदर विख्यात रही है। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने भी उस शाश्वत सत्य की खोज करने के लिए जनकपुर धाम की यात्रा की थी। जनकपुर धाम की मेरी यह यात्रा दोनों देशों की जनता द्वारा पोषित अस्थायी मैत्रीपूर्ण संबंधों को दर्शाती है। दोनों देशों के नजदीकी रिश्तों, भाषाई और सांस्कृतिक संबंधों के कारण
मुझे भले ही कुछ ही घंटे यहाँ आने के अवसर प्राप्त हुए हों, लेकिन सचमुच एक अपनत्व का भाव, वो बहुत बड़ा भाव होता है। और वह अपनत्व का भाव मुझे यहां पर देखने को प्राप्त हुआ। आपने देखा होगा जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नेपाल की यात्रा की थी, तो नेपाल की यात्रा में उन्होंने पशुपतिनाथ जी से काशी विश्वनाथ तक इस पूरे क्षेत्र को आपस में सांस्कृतिक रूप से जोड़ने का, काठमांडू और काशी के बीच एक एमओयू भी करवाया था। जनकपुर धाम की यात्रा के समय जनकपुर और अयोध्या को आपस में जोड़ने के लिए बस सेवा का शुभारंभ किया था। और आज हजारों वर्ष पहले, यद्यपि धार्मिक दृष्टि से इसकी गिनती असंभव है, लेकिन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम आप देखें भी, आधुनिक इतिहासकार जिस मान्यता को लेते हैं, तो भी 10,000 वर्ष, कम से कम 10,000 वर्ष पहले की इस परंपरा को आज साक्षात करने के लिए, उसका साक्षी बनने के लिए हम सब यहां पर एकजुट हुए हैं। और ये मान्यता है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मां जानकी को लेकर के जिस रास्ते से अयोध्या गए थे, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस पूरे मार्ग को हमारे संतों ने, हमारी विरासत ने, हमारी संस्कृति ने राम जानकी मार्ग के रूप में हजारों वर्षों से मान्यता दी। और आज अयोध्या से जनकपुर तक इस पूरे मार्ग को 4 लेन का सीसी मार्ग के रूप में बदलने के लिए भारत की सरकार ने उसको अपनी स्वीकृति दी है। और इस पर अयोध्या की ओर से कार्य भी प्रारंभ हो गया है। मेरा मानना है जब ये मार्ग बन करके तैयार होगा, जनकपुर धाम से अयोध्या की दूरी मात्र हम 4 साढ़े 4 घंटे में पूरी कर लेंगे, और जनकपुर से लखनऊ की दूरी तब मात्र 5 घंटे में पूरी की जा सकती है, और जनकपुर से दिल्ली की दूरी मात्र 8 घंटे में आप पूरी कर लेंगे। यानी कितना आसान हो जाएगा ये सांस्कृतिक संबंध जो आज नेपाल की फेडरल गवर्नमेंट ने, नेपाल की प्रोविंस नंबर 2 की गवर्नमेंट ने राम जानकी विवाह के माध्यम से इन दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों को आगे बढ़ाने की जो कार्रवाई प्रारंभ की। विगत वर्ष भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेपाल के आगमन को सांस्कृतिक रूप से एक नया अपनी जामा पहनाने का जो प्रयास हुआ, वह दोनों देशों के पर्यटन के विकास के साथ साथ, पर्यटन की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के साथ साथ विकास में कितना महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता है, हम इसी बात से अनुमान कर सकते हैं कि अगर जनकपुर में बैठा हुआ व्यक्ति दिल्ली की यात्रा मात्र बस से केवल 10 घंटे में पूरा कर ले, लखनऊ की यात्रा मात्र 6 घंटे में पूरी कर ले, अयोध्या धाम पहुंचने में उसे मात्र 5 घंटे लगेंगे, तो वास्तव में ये केवल यात्रा की सुगमता को ही नहीं, हमारे विकास के अभियान को भी आगे बढ़ाता है। क्योंकि विकास का दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। यह धर्म और संस्कृति की रक्षा के साथ साथ जब भौतिक विकास पर हम ध्यान देंगे, ये भौतिक विकास ही हम सबके जीवन में खुशहाली ला सकता है, हमारे जीवन स्तर को उठा सकता है, और उस विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर ध्यान देने की भी आवश्यकता है। और यह ध्यान आज नेपाल की सरकार भी और भारत की सरकार ने भी एक दूसरे के सांस्कृतिक केंद्रों के विकास के लिए जिस रूप में देना प्रारंभ किया है, वह अभिनंदनीय है। और मैं इस अवसर पर नेपाल की सरकार का भी, प्रोविंस नंबर 2 की सरकार का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं कि इन्होंने इस ओर ध्यान देकर के इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। मित्रों, नेपाल के साथ इन 2 संबंधों के अलावा और भी ऐतिहासिक संबंध नेपाल के साथ भारत के जुड़ते हैं। गोरखपुर में प्रतिवर्ष मकर संक्रांति का मेला लगता है। मकर संक्रांति के मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन आकर बाबा महायोगी भगवान गोरक्षनाथ जी को अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाते हैं। और नेपाल राष्ट्र की तरफ से भी यहाँ के हजारों की संख्या में नेपाल का वासी भी जाकर के भगवान गोरक्षनाथ जी को अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ा करके
अपनी आस्था को व्यक्त करता है। नेपाल के राजकुमार रत्न परीक्षित, दांग के राजकुमार रत्न परीक्षित, जो रतननाथ के नाम पर विख्यात हुए थे, रतननाथ जी की यात्रा भी नेपाल में दांग से, रतननाथ मठ से और उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जनपद में तुलसीपुर में आदिशक्ति मां पाटेश्वरी मंदिर पर जाकर के चैत्र नवरात्र में यात्रा निकलती है। पूरा भव्य आयोजन होता है। नेपाल से पूरी यात्रा जाती है, पूरे नवरात्र में वहां रह करके देवी की उपासना करती है और उपासना करने के बाद, नवरात्र के बाद फिर वो यात्रा उसी भव्यता के साथ वापस जाती है। और यही कारण है कि हम लोगों ने, न केवल भारत की सरकार ने अपितु उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी इस बात पर जोर दिया है कि नेपाल से जुड़ने वाले जितने भी मार्ग हमारे होंगे उन सभी को विकसित करने के लिए हमने एक मुश्त धनराशि की व्यवस्था की, जिससे नेपाल और भारत की कनेक्टिविटी बेहतर हो सके। नेपाल जाने के लिए भारत के पर्यटकों को असुविधा न हो और नेपाल से आने वाले भाइयों और बहनों के लिए भारत में कहीं भी जाने के लिए कोई असुविधा न हो, इस बात को ध्यान में रख करके हम लोगों ने इस कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और इसीलिए आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि हमारे लिए दोनों देशों की खुली सीमा, हम दोनों देशों के विकास के साथ साथ एक साझी विरासत को आगे बढ़ाने का, एक सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ाने का एक अनुपम अवसर प्रदान करता है। और इस अवसर पर मैं कह सकता हूं कि नेपाल में सुशासन और समावेशी विकास आधारित सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का जो एक नया दौर प्रारंभ हुआ है, इसी प्रकार भारत में भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास की जिन नई ऊंचाइयों को लेकर के भारत ने कार्य करना प्रारंभ किया है, एक अवसर होगा कि जब हम इस समावेशी विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ करके समाज की अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य करें। धर्म हमें संकीर्णताओं में नहीं जोड़ता, धर्म हमें केवल पूजा पद्धति तक सीमित नहीं करता है। धर्म का वास्तविक उद्देश्य कर्तव्य से है, धर्म का वास्तविक उद्देश्य नैतिक मूल्यों से है, धर्म का वास्तविक उद्देश्य सदाचार से है। धर्म हमें उन मूल्यों और आदर्शों के साथ जोड़ता है जो मानव मात्र के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता हो। और ये केवल हमारी परंपरा इस बात को कह सकती है। हमने मनुष्य मात्र ही नहीं, जीव मात्र ही नहीं, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण की परिकल्पना को साकार करने के लिए जब भी आवश्यकता पड़ेगी, ये भूभाग ही उसका नेतृत्व करता हुआ दिखाई देगा। और इस दिशा से भारत और नेपाल से जुड़े हुए ऐतिहासिक स्थल अपनी उस भूमिका को पहचाने। जब अयोध्या धाम और जनकपुर धाम एक होते हैं तो राम राज्य की परिकल्पना भी साकार होती हुई दिखाई देती है। जब ये अलग अलग थे तो रावण भी दस्तक देता था, तब उसके राक्षस जगह जगह उत्पात करते थे। लेकिन जब दोनों राज्य एक होते हैं और एकता के सूत्र में महाराज दशरथ और महाराज जनक ने आर्यावर्त की दो शक्तियों को जोड़ने का कार्य किया, तो कालांतर में ये दो महाशक्तियां राम राज्य की आधारशिला बनती है। राम राज्य की आधारशिला जिसमें अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के जीवन में भी खुशहाली ला सके, पाया जा सके। और इस खुशहाली को आगे बढ़ाने के लिए भारत और नेपाल मिलकर के जिस एक नई दिशा की ओर चल रहे हैं, वो वास्तव में हमें एक दूसरे के भरोसेमंद सहयोगी के रूप में हमें कार्य करना होगा। भारत की आर्थिक प्रगति का वास्तविक लाभ नेपाल को प्राप्त हो सके, इसके लिए कनेक्टिविटी में बढ़ोतरी अत्यंत आवश्यक है। हमने इसीलिए कनेक्टिविटी से जुड़ी परियोजनाओं के क्रियान्वयन को प्राथमिकता प्रदान की है। कनेक्टिविटी से जुड़ी यह परियोजनाएं न केवल नेपाल के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है,
बल्कि दोनों देशों के मध्य व्यापार, निवेश तथा जनसामान्य के सुगम आवागमन के प्रति हमारी साझी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। इसके साथ ही दोनों देशों की कृषि संबंधी संभावनाओं के सदुपयोग के लिए भी हमें सम्मिलित प्रयास करने होंगे। दोनों देशों के माननीय प्रधानमंत्रियों ने कृषि क्षेत्र में नई भागीदारी की घोषणा की है। इससे विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से कृषि विज्ञान और तकनीकी, कृषि उत्पादन तथा एग्रो प्रोसेसिंग में सहयोग बढ़ाया जाएगा। दोनों देशों के मध्य पर्यटन सेक्टर की संभावनाओं को सदुपयोग करने के लिए रामायण तथा बुद्धिस्ट सर्किट के विकास पर सक्रियता से कार्य करना होगा। अयोध्या, जनकपुर, वाराणसी, काठमांडू के बीच सिस्टर सिटी समझौता हस्ताक्षरित हो जाने से इस दिशा में शुरुआती कदम उठाए गए हैं। इन नगरों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए काफी कार्य किया जाना है। प्रत्येक वर्ष विवाह पंचमी के अवसर पर भारत और नेपाल से लाखों के श्रद्धालु जनकपुर आकर के मां जानकी और भगवान राम के विवाह संस्कार के साथ साक्षी बनते हैं। यह पर्व हमारी प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं को सुदृढ़ करने के साथ ही दोनों देशों के पारिवारिक संबंधों को नवीनीकृत भी करते हैं। जनकपुर में पर्यटन को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास किया जा सकता है। साथ ही जनकपुर तथा अयोध्या के मध्य शाश्वत संपर्क को प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसके दृष्टिगत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राम जानकी मार्ग के माध्यम से अयोध्या से जनकपुर तक जोड़े जाने का कार्य प्रारंभ किया गया है। इस मार्ग के बन जाने से अयोध्या और जनकपुर की दूरी कम होगी। साथ ही हजारों वर्ष की हमारी साझी सांस्कृतिक परंपरा और विरासत का राजमार्ग खुलेगा। इसके वैसे व्यापार के साथ ही अन्य गतिविधियां भी तेजी से संचालित होंगी। मिथिला और अवध दोनों अत्यंत प्राचीन संस्कृतियां हैं। इसमें सांस्कृतिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। हम इस अवसर का लाभ लेते हुए बड़ी कार्य योजनाएं बनाएंगे, जिससे मिथिला और अवध के सांस्कृतिक पर्यटन के विकास के साथ ही रोजगार के भी अवसर विकसित हों। जनकपुर और अयोध्या का धार्मिक महत्व तो संपूर्ण विश्व में है। इन दोनों स्थानों के धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण किया जा सकता है, जिससे पूरी दुनिया के लोग जो अयोध्या आए वे जनकपुर जाएं और जो जनकपुर जाएं वे अवश्य अयोध्या आएं। इस भाव को लेकर के अयोध्या का समग्र विकास हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है। आपको विदित है, अभी हाल ही में हमारी सरकार ने अयोध्या, जो पहले केवल एक छोटा सा कस्बा मात्र रह गया था, उस जनपद और उस कमिश्नरी का नाम भी हम लोगों ने अयोध्या किया है। वहां के नगर निगम का भी नाम भी हम लोगों ने अयोध्या किया है। और अयोध्या नगर निगम का गठन करके जहां एक और पावन नगरी में बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ और बेहतर किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर अयोध्या में को केंद्र में रखकर रामायण और रामलीला सहित इस पवित्र धाम के विभिन्न आयामों को वैश्विक पटल पर प्रमुखता से स्थापित करने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है। इसी उद्देश्य से विगत वर्ष तथा इस वर्ष भी दीपावली के अवसर पर अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का सफल आयोजन किया गया। साथ ही अयोध्या के विकास के लिए 133 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया गया। मैं नेपाल के नवसृजित राज्य प्रोविंस 2 और इसके निवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरी कामना है कि विशिष्ट पहचान के साथ ही अपनी आर्थिक समृद्धि में भी नेपाल में आप एक विशेष प्रदेश के रूप में जाने जाएं। आपके राज्य द्वारा उत्तर प्रदेश से मांगे गए सहयोग और समर्थन को हर संभव पूरा किया जाएगा, क्योंकि मां जानकी की जन्मभूमि जनकपुर और भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या का संबंध अटूट है। पूरी दुनिया में हमारी संस्कृति यदि सर्वश्रेष्ठ संस्कृति के रूप में पहचानी जाती है तो यह मां जानकी और भगवान श्री राम द्वारा प्रस्तुत उदाहरण के कारण ही है। इस वर्ष मई में हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा रामायण सर्किट के तहत अयोध्या और जनकपुर को जोड़ने वाली सीधी बस सेवा का शुभारंभ एक ऐतिहासिक क्षण था। जयनगर कुर्था सीमा पार रेलवे लाइन पूर्णता की ओर अग्रसर है।
उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यह नेपाल के साथ सर्वाधिक सीमा का साझा करता है। हमारी नजदीकी संबंधों को और सुदृढ़ करने का जनता की खुशहाली हेतु एक नए युग की शुरुआत करने के लिए भारत सरकार के दिशा निर्देशन में मेरी सरकार नेपाल की संघीय सरकार तथा प्रोविंस 2 की सरकार के साथ कार्य करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ तैयार है। मैं अंत में एक बार पुनः विवाह पंचमी के इस पावन अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आप सबको आगामी मकर संक्रांति में प्रयागराज की धरती पर आयोजित होने वाले दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन कुंभ में सादर आमंत्रण भी मैं आप सभी को देता हूं। एक बार पुनः विवाह पंचमी के अवसर पर आप सबको ढेर सारी बधाइयां। आप सबको घर में मां जानकी की कृपा और उनका आशीर्वाद सुख और समृद्धि का कारण बने, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पूरे नेपाल राष्ट्र की सुख और समृद्धि की कामना करते हुए वाणी को प्रणाम देता हूं। जय सीता मैया की।